हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन सब के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एंजाइम इनहिबिशन होता क्या है। तो एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या है कि एंजाइम की जो कैटालाइटिक पावर है वो इनहिबिट हो गई है, रुक गई है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है या रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिक्रीज हो गया है। तो देयर इज डिक्रीज इन द एंजाइम रिलेटेड प्रोसेसेस, एंजाइम प्रोडक्शन और इवन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशंस। एक होता है जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनहिबिटर जब भी एंजाइम से बाइंड करेगा वो वापस से इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है, यानी इनहिबिटर वापस से डिसोसिएट हो सकता है एंजाइम से। तो अब ये जो डिसोसिएशन हो रही है किस वजह से हो रही होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग हुई है वो काफी ज्यादा वीक है। अब वीक कौन सी बाइंडिंग होती है? वो होती है नॉन कोवेलेंट वाली बाइंडिंग। तो दोनों जो एंजाइम और इनहिबिटर्स आपस में बाउंड हैं वो मेनली नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग की वजह से बाउंड है। ठीक है। रिवर्सिबल जो इनहिबिशन है इसके तीन टाइप्स होते हैं। वो तीनों टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में मेनली ये वीडियो है। इरिवर्सिबल टाइप का जो इनहिबिशन होता है उसमें इरिवर्सिबिलिटी इस वजह से है क्योंकि जो एंजाइम एंड इनहिबिटर है वो कोवेलेंटली बाइंड कर रहे हैं और कोवेलेंट इंटरैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इतनी स्ट्रांग है वो कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। अब ये जो कोवेलेंट बाइंडिंग है इसकी वजह से हुआ क्या, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है उस एरिया में फंक्शनल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गए। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप उसके एक्टिव साइट के अमीनो एसिड्स पे अटैच्ड होंगे उन सब के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से अलग नहीं हो पा रहा है। ठीक है। एक्टिव साइट के जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से ना सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा और ना ही इनहिबिटर अलग हो पाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, यानी इरिवर्सिबल इनहिबिशन शो करते हैं ज्यादातर टॉक्सिन्स। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पता है आपको, एक एंटीबायोटिक होती है जो पेनिसिलियम, मेनली पेनिसिलियम फंजाई प्रोड्यूस करता है। तो कौन कौन से रिवर्सिबल इनहिबिशन के टाइप्स हैं? तो रिवर्सिबल इनहिबिशन के तीन टाइप्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव, देखो ये सब इतना मुश्किल नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कंपटीशन हो रहा है। अब कंपटीशन किसके बीच में होगा? ये इनहिबिशन है। इनहिबिशन मतलब इसमें इनहिबिटर इन्वॉल्व होगा। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन जल्दी एंजाइम से बाइंड करता है। तो एंजाइम की सेम एक्टिव साइट से दोनों जो भी इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेंगे। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा रिजेंबल करना चाहिए। तो देयर इज क्लोज रिजेंबलेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर। एंड दोनों की जो भी ये इनहिबिटर बाइंड करता है, इनहिबिटर जब एंजाइम से बाइंड करेगा तो ये बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ा है ये सब इनहिबिशंस जो हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये रिवर्सिबल वाले हैं। रिवर्सिबल इसलिए होगी क्योंकि एंजाइम से जब इनहिबिटर बाइंड कर गया तो इनहिबिटर वापस से डिसोसिएट भी हो सकता है। तो एंजाइम जब भी इनहिबिटर से बाइंड करता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जिसे EI बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो इनहिबिशन है रिवर्स कैसे हो सकता है? बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो रहा है कि एंजाइम की सेम साइट, दैट इज एक्टिव साइट, उसी से सबस्ट्रेट भी बाइंड कर रहा है, उसी से इनहिबिटर भी बाइंड कर रहा है। तो जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो इनहिबिटर जल्दी से जाके एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देता है। लेकिन अगर हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना है
तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इनहिबिटर के कंपैरिजन में, तो इनहिबिटर बाइंड नहीं कर पाएगा, सबस्ट्रेट पहले ही जाके एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा और रिएक्शन के रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जिसका यूज करते हैं इन दी ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। उसके लिए जो इनहिबिटर यूज करते हैं उसका नाम है रेलेंजा। अब ये जो इनहिबिटर है ये इस वायरस को जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है उसे बाइंड नहीं करने देता हमारे सेल्स के, जो भी सेल्स के अंदर एंजाइम्स होंगे उनसे, जिसकी वजह से क्या होगा, वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और ये जो भी इन्फेक्शन है इन्फ्लुएंजा वाला वो नहीं हो पाएगा। इसका अगर हम ये चीज नोट करें तो आप एक चीज देखोगे कि एंजाइम से ही ये इनहिबिटर बाइंड करते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है सिर्फ एंजाइम से बाइंड करते हैं और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड नहीं करते हैं। अब यहाँ आप एक ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में क्या रिएक्शन वेलोसिटी है एक साइड और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है। ये ग्राफ हमने नॉर्मल एंजाइम्स के लिए, नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस के लिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसे पिछली वीडियोस में, तो वो वीडियो पहले देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपने नहीं देखी है तो। इस ग्राफ में आप एक चीज देख रहे हो, दो कर्व्स हैं। ये वाली जो कर्व है ये है नॉर्मल रिएक्शन की जिसमें इनहिबिटर इन्वॉल्व्ड नहीं है, और ये वाली जो कर्व है इसके नीचे वाली ये जो कर्व है इसमें इनहिबिटर डला हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डला हुआ है, उस रिएक्शन की ये कर्व है। तो दोनों में आप नोट करोगे जो Vmax की वैल्यू है वो सेम है, मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों में सेम आ रही है, लेकिन जो Km की वैल्यू है, मिकेलिस कांस्टेंट जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो अलग है। Km विदाउट द इनहिबिटर और Km डैश जो लिखा हुआ है वो है विद इनहिबिटर। तो Km डैश जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द केमिकल रिएक्शन वेयर द इनहिबिटर वाज नॉट इवन एडेड। तो यहाँ जो भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनमें क्या चीज आपको याद रखनी है, Vmax सेम रहता है, Vmax को वो अफेक्ट नहीं करते हैं, वेलोसिटी रिएक्शन की सेम रहेगी बट जो Km है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी ग्राफ को हम एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे कि लाइन वीवर बर्क प्लॉट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वही प्लॉट है जो यहाँ आपको बताया हुआ है। यहाँ आप देखोगे ये प्लॉट है, एक तो जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ द रिएक्शन है उसका रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। अब यहाँ आप देखोगे ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ब्लैक वाली, ये वाली है जो एक नॉर्मल रिएक्शन की है जहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड नहीं किया हुआ है, और ये वाली जो लाइन है ये है जहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या नोट कर रहे हो, दोनों में Vmax की वैल्यू सेम है। ठीक है, बट जो Km की वैल्यू है वो अलग है। यहाँ आप देख रहे हो ये है Km डैश जब इनहिबिटर ऐड किया हुआ है और ये है Km वाली वैल्यू जब नॉर्मली रिएक्शन हो रहा है। तो Km डैश जो है वो हाई है एज कंपेयर टू Km जो कि नॉर्मली हो रहा है। अब ये हाई क्यों बोल रही हूँ, यहाँ लाइन तो पहले आ रही है तो ये लो होना चाहिए, बट ये 1/, में है ना, रेसिप्रोकल है तो इसीलिए ये वैल्यू बड़ी होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर है वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट से बाइंड करता है। ठीक है, एक्टिव साइट से वो बाइंड नहीं करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इसीलिए, कंपटीशन नहीं हो रहा है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में ताकि वो सेम एक्टिव साइट से बाइंड करें जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में वो दोनों अलग साइट से बाइंड करते हैं, दोनों की साइट ऑफ बाइंडिंग अलग है। तो जब भी इनहिबिटर बाइंड कर जाता है एंजाइम से तो देयर इज ऑल्टरेशन इन दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। अब उसका 3D स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से
रिएक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसका रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, क्योंकि यहाँ जो सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है वो डिफरेंट जगह पे बाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सबस्ट्रेट तो अपनी ही जगह बाइंड कर रहा है और इनहिबिटर अपनी जगह बाइंड कर रहा है, तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयरफॉर देयर वुड नॉट बी एनी रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आएगा साइनाइड का। साइनाइड एक पॉइजन है। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रिवेंट हो जाएगी, तो वहां नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है साइनाइड। अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्स्ड। ये जो भी हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं ये प्योर वाले के हैं, यानी यहाँ क्या होगा, एक्टिव साइट से अलग साइट पे बाइंड करता है इनहिबिटर और इनहिबिशन रिवर्स नहीं हो सकता है। मिक्स्ड वाला जो होता है, मिक्स्ड वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब भी इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इंक्रीज कर देगा, उसके रेट को इंक्रीज कर देगा। ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों जो टाइप्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इन जनरल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का याद रखना है। तो अगर इनका आप देखो तो रिएक्शन कुछ ऐसा दिखता है, जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और वो एंजाइम सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर सकता है टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ बाइंडिंग एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों से हो सकती है। इसकी अगर आप कर्व देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है नॉर्मल कर्व, ठीक है, ये है जब हमने इनहिबिटर डाल दिया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कोई सा डाल दिया। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या है, Vmax की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और Km अगर देखें तो Km दोनों का सेम है। तो यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में Vmax डिक्रीज हो जाता है बट Km सेम रहता है। इसी को हम लाइन वीवर एंड बर्क प्लॉट से देखें तो ये वाली जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है ब्लैक कलर की, ये है नॉर्मल रिएक्शन की, और रेड वाली जो है ये है जब हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को ऐड किया है। तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो Km की वैल्यू सेम है, बट जो Vmax है नॉर्मल रिएक्शन का और जो इनहिबिटर वाले रिएक्शन का है वो अलग है। इनहिबिटर वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, Vmax जो है वो डिक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू नॉर्मल रिएक्शन। लास्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि सिर्फ इनहिबिटर ES कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करता है, वो एंजाइम से बाइंड नहीं कर सकता है, एंड देयर वुड बी डिक्रीज इन बोथ द Vmax एंड द Km वैल्यूज, दोनों डिक्रीज हो जाएंगी। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है NMDA, जिसे N मिथाइल डी एस्पार्टेट बोलते हैं। NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनकी इनहिबिशन के लिए जो इनहिबिटर प्रेजेंट होता है वो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। इसका भी अगर आप रिएक्शन देखोगे तो जैसा अभी डिस्कस किया, एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से ही इनहिबिटर बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है, एंजाइम से वो बाइंड नहीं करता है, ठीक है। अगर इसका कर्व देखोगे तो ये है नॉर्मल कर्व और ये है वो वाला कर्व जहाँ पे इनहिबिटर एडेड है। तो जहाँ पे इनहिबिटर एडेड है उसकी Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो गई है और उसके Km की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू नॉर्मल Km एंड नॉर्मल Vmax वैल्यूज। अगर इन सबको हम लाइन वीवर बर्क प्लॉट के थ्रू देखेंगे तो यहाँ भी आप यही देखोगे, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिएक्शन विद द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दोनों के केस में Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो गई है एंड Km की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है इन द केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इन सबको अगर हम सम अप करें तो क्या चीज आती है, ये हम कंक्लूड करते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं उनमें Vmax सेम रहता है, देयर इज नो चेंज इन द Vmax वैल्यू
एंड Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो Km वैल्यू वहां इंक्रीज होगी। कॉम्पिटिटिव की बात करोगे तो प्योर कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज होता है एंड देयर इज नो चेंज इन दी Km वैल्यू। अगर हम मिक्स्ड कॉम्पिटिटिव की बात करें तो वहां पे Vmax और Km दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इनहिबिटर, कहीं पे इंक्रीज होगी कहीं पे डिक्रीज होगी, इसीलिए यहाँ सिर्फ चेंज लिखा है। लास्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जहां पे Vmax जो है वो डिक्रीज होता है एंड Km की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ जो ये टेबल बना है इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी ऐसी चीज, ताकि आपको याद रहे कि ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं आता है बायोकेमिस्ट्री के ये टॉपिक्स, तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाई है। अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। अब ये जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, बायोकेमिस्ट्री की जो वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, इनमें से हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम कोई और सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स या कुछ और सब्जेक्ट, वो देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। तो in the meantime, if you found this video helpful, then please like, share and subscribe so that it can motivate me to make more such helpful videos. Thank you so much. Goodbye.